मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में भौतिक शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएससी द्वितीय वर्ष भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर की चौथी इकाई में प्लांक नियतांक को प्राकृतिक नियतांक के रूप में बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, दो प्रकार की सिद्धांत हैं। एक हम क्लासिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं तथा दूसरे को हम क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में पहले हम जानेंगे क्लासिकल थ्योरी क्या होती है तथा उस सिद्धांत द्वारा किन किन घटनाओं का सफलतम पूर्वक व्याख्या की जा सकती है तथा कौन से ऐसी घटनाएं थी जिनको क्लासिकल थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, जिसके पश्चात क्वांटम थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार होता रहता है। क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, पहले क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे, फिर उसके बाद क्वांटम थ्योरी की। तो क्लासिकल थ्योरी जो न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित है, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण अविरत प्रोसेस होता है, लगातार होता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह उपग्रह की गति से लेकर स्थूल पिंडों की गुरुत्व के अंतर्गत गति, नत समतल पर घूर्णन गति की सफलतम व्याख्या की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति, तनी डोरियों के कंपन, ठोसों में प्रत्यास्थ कंपन की भी व्याख्या चिरसम्मत द्वारा की जा सकती है। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रायोगिक तत्व सामने आए जिनसे यह निष्कर्ष निकाला गया कुछ ऐसी घटनाएं संभव हैं जैसे कृष्ण पिंड विकिरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, टॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव में द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है। इन घटनाओं की व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। इन सभी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसे हम क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। सन 1900 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण अविरत न होकर क्या होता है, क्वांटम प्रोसेस होता है। क्वांटम का यहाँ पर मतलब क्या है? क्वांटम मीन्स सिलेक्शन ऑफ फ्यू आउट ऑफ अवेलेबल मेनी थिंग्स। तो यहाँ पर साथ में उन्होंने बताया कि जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो निश्चित ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होता है। इन बंडल को शुरुआत में कहा गया क्वांटा कहा गया, बाद में इनको नाम फोटॉन दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आया कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसके तरीके से होगा, फोटॉन के थ्रू होगा। अब बात करते हैं फोटॉन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला फोटॉन का गुण होता है कि फोटॉन सदैव प्रकाश की चाल से चलता है। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमेशा c होगी, जिसको हम कहते हैं प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा इसका गुण था कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अब देखिए विराम द्रव्यमान शून्य होता है तो हम इसको यहाँ पर देखेंगे विराम द्रव्यमान क्यों शून्य होता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड का विराम द्रव्यमान, ये फार्मूला होता है m1 - v²/c²। यहाँ से देखिए, अब देखिए फोटॉन क्या कर रहा है, उसकी चाल कितनी है, v = क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ से फोटॉन का रेस्ट मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोटॉन क्या हो जाएगा, फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। तथा तीसरा गुण क्या होता है, एक फोटॉन की ऊर्जा अगर हम दी जाए तो E = क्या होता है, h होता है, जहां पर h का मान क्या होता है, प्लांक नियतांक कहलाता है, और न्यू क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। h की वैल्यू का लिखना चाहे, h = होता है 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। तो फोटॉन के कौन कौन से गुण हो गए, ये 3 गुण हो गए। इसके साथ और कौन कौन से गुण होते हैं, देखिए यहां से प्लांक की थ्योरी के अनुसार E = कितना होता है, h होता है, और आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार E = कितना होता है, m × c² होता है। अगर दोनों समीकरण को हम बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, m × c², या यहां से लिखते हैं m × c हो जाएगा h/c। अब m क्या है, फोटॉन का गतिज द्रव्यमान है, और c क्या है, फोटॉन की चाल है। तो मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोटॉन का संवेग हो जाएगा, जिसका मान होगा h/c²।
सी हो जाएगा। यहाँ पर न्यू आवृत्ति है, अगर न्यू को हम वेवलेंथ के टर्म में लिखें तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से फोटॉन का समय कितना हो जाएगा, एच न्यू बाई सी हो जाएगा। इसी को हम एच बाई लैम्डा कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने फोटॉन के गुण देखे। इसके साथ और कौन सा गुण होता है, फोटॉन की जो स्पिन होती है, फोटॉन की स्पिन क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए फोटॉन को हम क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं। और इसके वितरण के लिए हम बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का उपयोग में लाते हैं। अब देखिए यहां से क्वांटम थ्योरी का सिद्धांत क्या दिया गया कि किसी पिंड से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा सदैव क्या होगी, एक फोटॉन की ऊर्जा के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। अर्थात किसी भी पिंड द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी, एल इंटू एच न्यू होगा, जहां पर एच न्यू क्या है, एक फोटॉन की ऊर्जा है। अब यहां से देखिए एन का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस सिद्धांत में ध्यान रखा गया था, बताया गया था कि फ्रैक्शनल फोटॉन नहीं हो सकते। अर्थात हम ये नहीं कह सकते आधा फोटॉन होगा, तिहाई फोटॉन होगा या चौथाई फोटॉन होगा। फोटॉन हमेशा क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। और यही कहलाता है फोटॉन की ऊर्जा का क्वांटाइजेशन रूल कहलाता है। तो इस प्रकार देखिए कि प्लांक ने एच को क्या माना, एक प्राकृतिक नियतांक के रूप में मान सकते हैं। एच को हम मान सकते हैं प्राकृतिक नियतांक के रूप में मान सकते हैं। इसके पश्चात 1888 में हालवेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या माना कि जब किसी फोटोसेंसिटिव सरफेस पर एक्सरे लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट पड़ती है तो उस सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई सरफेस है और इस पे हम एक्सरे या यूवी लाइट डालते हैं तो इस सरफेस से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इस घटना को कहा गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अर्थात फोटॉन पड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे धारा बहने लगती है। इस धारा को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश वैद्युत धारा। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या क्लासिकल थ्योरी के आधार पर नहीं की जा सकी है, इसलिए इसको किसके सिद्धांत पर सफलतम व्याख्या की गई, क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसका व्याख्या की गई। और इसको सर्वप्रथम व्याख्या इसकी की थी 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने माना कि जब किसी सरफेस पर फोटॉन पड़ता है तो उन्होंने क्या माना अपने सिद्धांत में कि मान लो किसी सरफेस पे एक फोटॉन पड़ता है तो एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू होगी। एच न्यू क्या होगा, दो पार्ट में इस्तेमाल होगी, खर्च होगी। पहले पार्ट क्या करेगा, जो मेटल होगा या जो धातु होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होगी। तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके वेग को 0 से लेकर v मैक्सिमम तक बढ़ाने में खर्च होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं हाफ क्या हो जाएगा, v मैक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये 0 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जस्ट रिडक्टेड होंगे, उस समय उनका वेग क्या होगा, 0 होगा। तो एच न्यू जो एनर्जी दी जाएगी इस सरफेस को वो दो पार्ट में खर्च होगी। पहला पार्ट हो जाएगा कार्यफलन के विरुद्ध में कुछ खर्च होगी और दूसरा पार्ट जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगी। तो इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस ई काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम। यह समीकरण कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण कहलाता है। और इस प्रकार इन्होंने, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या की। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अब इसके बाद बात करते हैं, एक दूसरा प्रभाव होता है जिसको क्वांटम प्रभाव कहते हैं। क्वांटम प्रभाव में माना जाता है कि देखिए जब कोई लाइट यहाँ पे कहा गया केवल एक्सरे लाइट, कोई लो एटॉमिक नंबर टारगेट पे पड़ेगी, मान लीजिए हम कार्बन पे बात करते हैं या ग्रेफाइट पे बात करते हैं, तो कार्बन पे मान लिया या कार्बन का ही कोई लो एटॉमिक नंबर है, ग्रेफाइट है, इस पे एलोट्रॉपी होती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम माने कि इस पे क्या पड़ रहा है, कोई एक्सरे लाइट पड़ रही है, इसमें कह दिया गया केवल एक्सरे लाइट पड़ेगी। अभी हम आपको बताएंगे कि एक्सरे लाइट से ही क्वांटम इफेक्ट क्यों होता है। तो देखिए यहाँ से जब कोई एक्सरे लाइट पड़ेगी तो एक्सरे लाइट की अगर हम फ्रिक्वेंसी माने यहाँ पे एच न्यू फ्रिक्वेंसी थी और इसका मोमेंटम कितना था
मान लीजिए इसका hv/c होगा, फोटान है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, hv/c होगा। तो जब फोटान इस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ये फोटान, ये एक्सिस अगर माने हम तो ये फोटान क्या हो जाएगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे 2 एटॉमिक मास नंबर टारगेट से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल आया और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, जिसको हम hν' मान सकते हैं और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, hν/c हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये फोटान और ये मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है इनका क्या है, ये एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी जो फोटान होगा ये स्कैटर्ड हो जाएगा। अगर हम स्कैटरिंग एंगल ये फाई माने एक्सिस से और इसको हम थीटा माने, इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, तो इसमें माना गया कि न्यू का मान क्या होगा, ये फोटान था, इससे टकराया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यू डैश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और न्यू डैश क्या है, न्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, c/λ', अर्थात लैम्डा डैश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जब फोटान लो एटॉमिक नंबर टारगेट से टकराएगा तो उसमें उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी या उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा थी और यहाँ पे बढ़कर कितनी हो गई, लैम्डा डैश हो गई। तो काउंटर फॉर्म में लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसको डेल्टा लैम्डा लिखा गया और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली गई hm0c 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ पर एक प्लांक नियतांक है, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। जब hm0c की वैल्यू लिखेंगे तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आती है 0.024 1 माइनस कॉस फाई और इसकी वैल्यू किसमें दी गई है, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पे देखिए कि जो चेंज इन वेवलेंथ होगी वो केवल किस पर डिपेंड करेगी, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करेगी। अगर हम फाई इक्वल टू 0 माने तो cos फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकती है। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 0.048 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार ये स्कैटरिंग, फोटान के स्कैटरिंग में चेंज इन वेवलेंथ अधिकतम कितनी हो सकती है, 0.048 होगी। और ये कब पॉसिबल है, जब फोटान लो एटॉमिक नंबर से टकराए और वापस लौट आए, उस कंडीशन में इसकी मैक्सिमम चेंज होगा, जिसको हम कह सकते हैं 0.048 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर बात करते हैं कि काउंटर इफेक्ट केवल एक्सरे लाइट से ही क्यों होता है, बाकी अदर लाइट से क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम हमारा कितना है, 0.048 है। अगर इसी को हम डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा मैक्सिमम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, और परसेंटेज में लिखें तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.8 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए, अब पहले हम बात करते हैं एक्सरे लाइट की। एक्सरे लाइट की रेंज क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज होती है। तो एक्सरे लाइट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.8। और यहाँ से अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम ले तो 1 एंगस्ट्रॉम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये 4.8 है, या 100 ले लेते हैं तो 100 के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 100 के लिए हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.04। इसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा का मान अपॉन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 0.048 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, विजिबल लाइट के लिए बात करते हैं तो विजिबल लाइट हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। ये वायलेट के लिए होती है और ये मैक्सिमम रेड के लिए होती है। तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा का मान हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका मान हो जाएगा 4.8। और यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम लें तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके कंपेरिजन में बहुत कम हो जाएगी, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट हमारा क्या होगा, केवल एक्सरे लाइट से ही होगा। और ये भी इसको कभी कभी क्या कह देते हैं, इसको इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, फोटॉन टारगेट से टकराने के बाद इसमें फोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। इसके क्वांटम सिद्धांत के सत्यापन के लिए फ्रैंक और हर्ट्ज ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया 1913 में, और उन्होंने बताया कि अपने प्रयोग में बताया कि परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जाएं ही अवशोषित कर सकते हैं, अर्थात परमाणु की केवल विविध ऊर्जा अवस्थाएं ही संभव है। जबकि क्लासिकल थ्योरी में माना गया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्या होगा, अविरत होता रहता है। इसके पश्चात 1930 में प्रोफेसर नील्स बोर ने भी एटॉमिक मॉडल दिया था, और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिसमें उनका कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज। मान लो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसमें उन्होंने पहला कंडीशन कह दी थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अर्थात mvr क्या होना चाहिए, LH/2π के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर n का मान 1 2 3 से लेकर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि घूमने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमता कैसा है, सर्कल में घूमता है, तो सर्कल में घूमने के लिए उसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अर्थात mv²r होता है, इसका मान ये यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, अगर इसको जेड एटॉमिक नंबर माने या z=1 के लिए बोर थ्योरी लगती है, तो इसको हम कह सकते हैं 1/4πε0 ZE²/r²। अर्थात जो घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कहां से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल से मिलता है। और तीसरा कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करे। मान लीजिए यहाँ पर m=n2 है और यहाँ n=n1 है, तो एनर्जी कब मिलेगी, जब hν एनर्जी रेडिएट होगी, जब हायर ऑर्बिट से क्या हो, लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। तो ये भी सिद्धांत क्या करता है, क्वांटम सिद्धांत को सपोर्ट करता है। इसके पश्चात 1924 में डी ब्रॉगली ने अपने सिद्धांत में बताया कोई भी गतिमान द्रव्य, 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी गतिमान कण होगा तो उससे वेव्स एसोसिएटेड होंगी, जिनको हम मैटर वेव्स कहते हैं। यदि कण का अगर संवेग हम p माने, तो उन्होंने कहा इनकी तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, h/p होगा या h/mv होगा। अब यहां से देखिए, अगर m का मान हम 0 मान लें, m=0 है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब v=0 हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। तो डी ब्रॉगली में माना गया कोई कण जिसका क्या होना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए, साथ में गति की अवस्था में हो, उसी से क्या होगी, तरंग एसोसिएटेड होगी। इसके साथ इस परिकल्पना जो डी ब्रॉगली ने परिकल्पना दी थी, इसकी पुष्टि डेविसन जर्मन ने अपने प्रयोग द्वारा तथा जे थॉमसन ने अपने प्रयोग द्वारा की गई। और बाद में उन्होंने बताया कि द्रव्य की तरंग प्रति हमारे दैनिक प्रेक्षणों में नहीं दिखाई देती है, कि लैम्डा का मान बहुत कम होता है। अब देखिए लाइट की बात आती है, डी ब्रॉगली ने इसमें भी बताया था लाइट का जो नेचर है वेव नेचर है, वेव नेचर से हम देखते हैं, और दूसरी हमारी है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर से हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, इंटरफेरेंस किया था, डिफ्रैक्शन किया था, रिफ्लेक्शन किया था। ये सारी घटनाएं हमने क्या की थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन की थी। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब में क्या माना गया था, लाइट कैसा नेचर शो कर रही है, वेव नेचर शो कर रही है। लेकिन यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ज़ीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इन सब में माना गया कि लाइट कैसा शो कर रही है, पार्टिकल नेचर शो कर रही है। अब बात आई कि लाइट कहीं पर वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है, कहीं पर पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रही है। तो सबसे पहले इस अवधारणा को दूर किया लुईस डी ब्रॉगली ने। उन्होंने बताया कि लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है, अर्थात वो वेव नेचर भी शो करती है, साथ में पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इसके बाद
बोर ने कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल दिया, जिसमें उन्होंने बताया लाइट का डुअल नेचर होता है, लेकिन कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें हम वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व करें। अर्थात कि लाइट का अगर वेव नेचर फिनोमेना में प्रेजेंट होगा तो पार्टिकल नेचर क्या होगा, बिहेवियर उसमें एब्सेंट होगा, और अगर पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होगा तो वेव नेचर एब्सेंट होगा। अर्थात इंटरफेरेंस की अगर हम व्याख्या वेव नेचर से कर सकते हैं तो इंटरफेरेंस की व्याख्या हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से नहीं कर सकते हैं। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टॉम्पटन इफेक्ट, डिमांड इफेक्ट की व्याख्या अगर पार्टिकल नेचर से कर सकते हैं तो हम वेव नेचर से नहीं कर सकते हैं। इस परिकल्पना को, इसके बाद इसी में देखिए डी ब्रॉगली थ्योरी में क्या कमियां हो गई जिसके कारण श्रोडिंगर ने इसको दूर किया। तो डी ब्रॉगली ने बताया कोई भी गतिमान कण से वेव एसोसिएटेड होती है, उनको हम मैटर वेव्स कहते हैं। अगर इनका वेग निकाले तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा, तो u इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब प्लैंक की थ्योरी के अनुसार e इक्वल टू कितना होता है, h न्यू होता है, और डी ब्रॉगली थ्योरी में लैम्डा इक्वल टू क्या माना गया था, m इंटू v माना गया था। अब देखिए यहां से तो u इक्वल टू हो जाएगा न्यू का मान लिखिए e अपान h हो जाएगा, और यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान हो जाएगा h अपान mv हो जाएगा, और यहां से h कैंसिल हो जाएगा, e का मान अगर आइंस्टीन थ्योरी से लिखे तो m इंटू सी स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा v हो जाएगा, और mv हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपान v हो जाएगा। अब देखिए u क्या है, इसका तरंग का वेग है, और v क्या है, कण का वेग है। डी ब्रॉगली थ्योरी में माना गया था कोई भी अगर गतिमान कण होगा तो उससे क्या होगी, वेग एसोसिएटेड होगी, लेकिन यहाँ पर तरंग का वेग कितना हो जाएगा, u इक्वल टू सी स्क्वायर अपान v, और v का मान हमेशा क्या हो सकता है, आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगा, अर्थात यहाँ से क्या मिल जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा, c से ज्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कण हमारा पीछे रह जाएगा और वेव क्या हो जाएगा, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस सिद्धांत से ये हम देखते हैं कि कोई भी गतिमान कण से एक तरंग नहीं होगी, और इसको श्रोडिंगर ने बताया। श्रोडिंगर ने क्या बताया कि कोई भी गतिमान द्रव्य कण से एक तरंग के तुल्य नहीं होता है, बल्कि वह एक तरंग पैकेट के तुल्य होता है जिसका वेग कण के वेग के बराबर होता है। चूंकि यह तरंग सामान्यतः बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, अतः श्रोडिंगर ने एक निर्देशक तरंग की परिकल्पना की जिसका आयाम किसी बिंदु पर कण की पाए जाने की प्रायिकता बताता है, और यह गतिमान द्रव्य कण किसी छोटी बिंदु पर x पर पाया जाता है तो उसकी प्रायिकता के लिए उन्होंने बताया साइन x t मॉड स्क्वायर। यहाँ पे साइन तरंग फलन है और t क्या है, किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी, जिसको हम साइन x t स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द्रव्य के तरंग प्रकृति के आधार पर 1927 में हाइजेनबर्ग ने निश्चितता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार कि स्थूल स्थिति पर किसी गतिमान कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अगर दोनों का एक साथ निर्धारण कर भी लेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इक्वल टू एच अपान 2 इसी प्रकार हाइजेनबर्ग में डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच अपान 2 और एक तीसरा भी प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा जे, डेल्टा थीटा इक्वल टू एच अपान 2 तो ये तीन प्रकार के हैं हमारे पेयर हैं। इनमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्तर पे हम अगर डेल्टा एक्स को मेजर करेंगे, एक्स है यहाँ पे क्या है, पोजीशन है, तो अगर इसको एग्जैक्टली एक्स को मेजर करेंगे तो पी में निश्चितता आ जाएगी, अगर ई को मेजरमेंट करेंगे तो टी में निश्चितता आ जाएगी, और जे को मेजर करेंगे तो डेल्टा थीटा आ जाएगा, और दोनों में निश्चितताओं का प्रोडक्ट क्या होगा, एच अपान 2 क्या होगा। इसके पश्चात हाइजेनबर्ग, मैक्स बोर्न और पास्कल जॉर्डन ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स का प्रतिपादन किया, और 1920 में फर्मी तथा डिराक ने फर्मी डिराक सांख्यिकी के नियमों का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल कण हैं जिनको हम फर्मियान कहते हैं, और इनका चक्रण अर्ध विषम गुणांक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी की असफलता के कारण क्वांटम थ्योरी आई, और क्वांटम थ्योरी इस तरीके से लगातार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो x को हम क्या मान सकते हैं, प्राकृतिक नियतांक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार धन्यवाद।